जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज में क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12th में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है, क्योंकि सारे टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बट इसको करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने कंप्लीट किया चैप्टर 9, हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सी देखी, ये वर्ड्स देखे जो कि हमारे पूरे चैप्टर से थे। तो वन लाइनर डेफिनेशन के माध्यम से, अध्याय के नज़र के माध्यम से कवर कर लेते हैं कि आखिर पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पूरे चैप्टर में हमने फैशन के बारे में जाना कि फैशन क्या होता है, फैशन का विकास किस तरीके से हुआ, फैशन का केंद्र फ्रांस है ना, तो फैशन का केंद्र फ्रांस के बारे में हमने जाना। फैशन चक्र क्या होता है, फैशन व्यापार का अर्थ देखा, फैशन व्यापार में लक्षित बाजार के बारे में हमने पढ़ा। जीविका के लिए, यानी कि फैशन के फील्ड में जीविका के लिए तैयारी कैसे आप कर सकते हो, उसके बारे में भी चर्चा की। और फैशन डिजाइन और व्यापार का कार्य क्षेत्र भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है चर्चा की इस पूरे, आप कह सकते हो, जो क्लास वो चैप्टर 9 हमने किया, उस पूरे चैप्टर में। आई होप ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, जितने भी हमने इसके 3-4 क्लासेस हुई हैं किए आपने देखे होंगे। तो फैशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आज थोड़े बहुत जो बचे होंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आप चलते हैं आज की क्लास, देखते हैं। NCERT फोल्डर आपको मैंने बार बार बताया, ये चाहूँ तो मैं ना भी कराऊँ, क्योंकि तो वही है जो हमने पढ़ रखा है। बट आपको एक क्वेश्चन दिखाने का मेरा मेन पर्पज़ होता है। जी हाँ, कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आप इन टॉपिक को, जैसे फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि NCERT के जो क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में फंसते ही फंसते, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड का हो है, तो इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। आप दे सकते हैं, हमने पढ़ा था फैशन उद्योग की कार्यशैली को समझने के लिए फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि फैशन व्यवसाय कैसे विकसित हुआ। इस प्रकार फैशन का इतिहास डिजाइन बनाने वाले को वर्तमान और भावी फैशन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। भूतपूर्व धारणाएं आज के फैशन के लिए अक्सर पुनर्विवेचित की जाती हैं। प्राचीन काल तथा मध्यकाल शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। नवजागरण काल में पश्चिमी सभ्यता से फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला। नए कपड़ों और उनकी उपलब्धता के कारण लोग और भी ज़्यादा नई वस्तुओं की ओर आकर्षित हुए। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व हमने देखा। 18वीं शताब्दी में किस तरीके से प्रारंभ में शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति से पूर्व लोग 2 वर्गों, अमीर और गरीब में विभाजित थे। केवल अमीर ही फैशन वाले कपड़े खरीदने में समर्थ थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक सम्राट लुई 14वें उनके दरबारियों के शाही परिधान की शैली ने पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी बना दिया। सम्राट एवं दरबारियों की वस्तुओं के लिए रेशम रिबन वाले लेस फ्रांस के विभिन्न शहरों से आते थे और परिधान व्यक्ति की नाप के अनुसार हाथ से सिले जाते थे। शाही न्यायालय के समर्थन मिलने और वहाँ रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया। तो ये सारी ही चीज़ें हमने चर्चा की थी कि परिधान निर्माण की कला को क्या कहता है, कुटुवर कहा जाता है। परिधान को डिजाइन करने वाले पुरुष कुटूरियर और महिला को कुटीरियरे कहते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हमने कर चर्चा की थी प्रीवियस क्लास में है। क्वेश्चन 2 है, फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए और उनको समझाइए। तो फैशन चक्र के 5 स्तर हमने देखे थे ना, कि शैली, जब भी कोई फैशन मार्केट में आता है तो उसका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुति होती है। दूसरा, लोकप्रियता में वृद्धि होती है। अगर वो जो भी स्टाइल आया है मार्केट में, अगर लोगों को पसंद आ गया तो उसमें वृद्धि होती है और उसकी बिक्री बढ़ती है। फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा हमने देखी थी कि जब वृद्धि स्टार्ट हो जाती है और फैशन सभी को पसंद आने लगता है, तो एक टाइम आता है कि वो फैशन अपने पीक यानी कि पराकाष्ठा पहुंच जाता है। हर कोई व्यक्ति जो भी उसको
ले सकता है तो सभी उस पर फैशन को ग्रहण करते हैं, तो लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जैसे जैसे जब सभी के पास सेम चीज़ें हो जाती है तो पब्लिक को कुछ नया चाहिए होता है, तो लोकप्रियता में कमी आने लगती है और शैली का परित्याग यानी कि अप्रचलन, यानी कि जब कमी आने लगेगी, बिक्री नहीं होगी, तो जो है फैशन वो क्या हो जाएगा, वो उसका परित्याग हो जाएगा। यानी कि जो भी शॉप सेलर है वो किस लिए लेकर के आएगा उन चीज़ों को जो प्रचलन में ही नहीं है, जो लोग उसको लेना ही नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो शैली का परित्याग हो जाता है। तो इन सभी को बहुत ही डिटेल में हमने जब फैशन का चक्कर पढ़ा था तो उसमें समझा हुआ था। क्वेश्चन 3 है, फैशन व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है कि व्यापार के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, तो आप कर सकते हैं। 3 स्तर हमने देखे थे ना, खुदरा संगठन, क्रय एजेंसी, निर्यात उद्यम, व्यापारी, ये सारे वही है जो हमने पढ़े थे। क्वेश्चन 5 है, उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को समझना चाहिए, विस्तार से बताएं। तो विस्तार से तो हमने पढ़ ही रखा है, आप जाइए क्लास देखिए, तो क्वेश्चन अब इसकी प्रैक्टिस चल रही है। इससे जो NCERT फोल्डर का क्वेश्चन है इसको कराने का हमारा मेन ही मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चन को समझिए कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, उन ज्ञान और कौशलों के नाम बताइए जो एक फैशन डिजाइनर और व्यापारी के पास होने आवश्यक है। तो हमने देखे थे कौन कौन से कौशल, पूर्वानुमानिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता और संप्रेषण योग्यता, यानी कि बातचीत करने की योग्यता है। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 कहता आप अपने उस मित्र को क्या सलाह देंगे जो फैशन डिजाइनिंग और व्यापार को जीविका के रूप में अपनाना चाहता है। तो इस पर भी हमने चर्चा की थी। 4 तरह के जो है फैशन डिज़ाइनर के व्यापार, जैसे दृश्य व्यापार डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर और आंतरिक डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें जो भी ये फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना चाहता है आप उनको इन सभी के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो क्लास कल ही हमने इसकी, कल क्या मॉर्निंग में ही आज सुबह इसकी क्लास हुई है, तो आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब चलते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है MCQs इसकी तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है, यानी कि आप फैशन उद्योग को कैसे अगर आप फैशन उद्योग को, इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या जानना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए फैशन, ऑप्शन बी अस्थायी फैशन, ऑप्शन 3 कहता है शैली, ऑप्शन डी ये सभी। तो फैशन उद्योग को समझने के लिए फैशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, अस्थायी फैशन के बारे में, शैली के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमने पढ़ा था ना, कुछ शब्दावली देखी थी फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, तो ये वही हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ। तो 19वीं सदी के प्रारंभ से, ऑप्शन बी है 20वीं सदी के प्रारंभ से, ऑप्शन सी कहता है 18वीं सदी के प्रारंभ से, ऑप्शन डी कहता है 17वीं सदी के प्रारंभ से। तो अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए गांव चक्की ट्रेडर को कब विकसित किया। पढ़ा था ना हमने फ्रांस के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे फ्रांस का फैशन का केंद्र फ्रांस के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें था ना इसाक सिंगर का जिक्र हुआ था। तो इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए गांव चक्की यानी कि ट्रेडर को कब विकसित किया। ऑप्शन ए कहता है 1859, ऑप्शन बी 1849 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की को 1859 यानी कि 1859 ईस्वी में विकसित किया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है फैशन चक्र का अंतिम पड़ाव क्या है। 5 तरह के स्तर देखे तो अंतिम स्तर यानी कि पड़ाव क्या है। ऑप्शन ए लोकप्रियता की पराकाष्ठा, ऑप्शन बी शैली का अप्रचलन, ऑप्शन सी शैली की प्रस्तुति, ऑप्शन डी लोकप्रियता में कमी होना। तो हमारा जो है फैशन का अंतिम पड़ाव यानी कि स्तर आप कह सकते हैं शैली का अप्रचलन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है फैशन व्यापार का पहलू कौन सा है। ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फैशन व्यापार का पहलू विनिर्माण, संवर्धन, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 6 कहता है निर्यात उद्यम में कितने प्रकार के व्यापारी होते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 6 है निर्यात उद्यम में कितने प्रकार के व्यापारी होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो निर्यात उद्यम में
दो तरह के व्यापारी होते हैं, कमेंट करके बताइए कौन से वो व्यापारी होते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन बाजार का विभाजित प्रकार नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का विभाजित प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है जनांकीय विभाजीकरण, ऑप्शन बी मूल्य आधारित विभाजीकरण, ऑप्शन सी मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण, ऑप्शन डी व्यवहारगत विभाजीकरण। तो इन सभी में से बाजार का विभाजित प्रकार क्या नहीं है, मूल्य आधारित विभाजीकरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कहता है, मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर कौन से होते हैं। क्या कहता है, मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर कौन से होते हैं। ऑप्शन ए छोटा एकल इकाई स्टोर, ऑप्शन बी स्टोर श्रृंखला, ऑप्शन सी विभागीय स्टोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मालिक और परिवार द्वारा चलाया जाने वाला जो स्टोर होता है वो कौन सा होता है, छोटा इकाई स्टोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है, फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय कार्यक्रम है। ध्यान दीजिएगा, फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय यानी कि कितने वर्ष का कार्यक्रम है। ऑप्शन ए 2 वर्षीय, ऑप्शन बी 3 वर्षीय, ऑप्शन सी 4 वर्षीय, ऑप्शन डी 5 वर्षीय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 वर्षीय। क्वेश्चन 10 कहता है, निम्नलिखित में कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है, जो ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो बोल रहा है कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है। ऑप्शन है दृश्य व्यापार डिजाइन, ऑप्शन बी फैशन डिजाइन, ऑप्शन सी सेट डिजाइन, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सारे ही क्या है, फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरी। देख लीजिए वही क्या था, फैशन क्या है, तो आप बता सकते हैं फैशन एक शैली। कितनी बार हमने पढ़ा। क्वेश्चन 2 है, कौन सी शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती। तो प्राचीन काल तथा मध्यकालीन शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। क्वेश्चन 3 है, लोकप्रियता में वृद्धि कैसे होती। जब कोई फैशन बहुत से लोगों द्वारा अपनाया जाने लगता है तो उसे फैशन की लोकप्रियता बढ़ना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन 4, क्रय एजेंटों का मुख्य कार्य क्या होता है। क्रय एजेंटों का मुख्य कार्य विक्रेताओं की पहचान करना, मूल्य का मोल भाव करना, वस्तु की बनते समय जांच करना, बाजार में पहुंचने से पहले उसकी जांच करना आदि होता है। क्वेश्चन 5 है, विभागीय स्टोर कैसे होते हैं। विभागीय स्टोर में अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कपड़े, खेल का सामान, यांत्रिक सप्लाई, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कई सारे ऐसे विभाग होते हैं ना, तो उन्हीं को हम विभागीय स्टोर कहते हैं। क्वेश्चन 6 है, फैशन व्यापारी कौन होते हैं। तो आप बता सकते हैं फैशन व्यापारी वे व्यक्ति होते हैं जो प्रेरणा को डिज़ाइन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। निको जैसा सोचते हैं उनको डिज़ाइन करने में वो सक्षम होते हैं। वे संकल्पना के प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और मांग के लिए उत्पादों के नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है, फैशन डिज़ाइन एवं व्यापार के क्षेत्र में सफलता के लिए डिज़ाइनरों और व्यापारियों के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो फैशन डिज़ाइनर एवं व्यापार के क्षेत्र में सफलता के लिए डिज़ाइनरों और व्यापारियों के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सा पढ़ा था ना हमने, 3 तरह की। पहला है पूर्वानुमान, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा है संप्रेषण कौशल। और क्वेश्चन 8 कहता है, फैशन डिजाइन के क्षेत्र में कोई 2 उपलब्ध लोकप्रिय जीविकाएं बताएं। तो हमने पढ़े थे, ऑप्शन ए है हमारा दृश्य व्यापार डिजाइनर, ऑप्शन सी है फैशन डिजाइनर है। ऐसे तो कई सारे पढ़े थे, जैसे हमने सेट डिज़ाइनर के बारे में देखा था, आंतरिक डिज़ाइनर के 4 तरह के पढ़े थे, बट इन्होंने 2 पूछे हैं तो आप 2 ही बता सकते हैं। तो ये हमारा आती लघुत्तरी हो गया। लघुत्तरी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फैशन संबंधित शब्दावली पर चर्चा कीजिए, वही जो अभी हमने देखा है। तो ये सभी वही हैं जो अभी पढ़ा हमने। क्वेश्चन 2, फैशन चक्र के स्तरों को स्पष्ट कीजिए। 5 तरह के स्तर हमने देखे थे फैशन चक्र के, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, फैशन व्यापार के विभिन्न पहलू पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 4 है, फैशन व्यापार में लक्षित बाजार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन 5 है, फैशन के खुदरा व्यापार को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरी हैं और लघु उत्तरी हैं। अति लघु उत्तरी तो हमने कर लिए फ्रेंड्स, और दीर्घ उत्तरी हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला, टॉपिक जो है उन्हीं से क्वेश्चन देंगे, बट जो हम बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी करते हैं उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में पूछते हैं, और जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पूछते हैं, बस यही डिफरेंट होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व जो आप
दिए जाते हैं, ये अगर मेरा इसका मैं कितनी बार कहती हूँ फ्रेंड्स, मेरा खुद का अपना हैंड रिटन नोट से इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख रखे हैं। मैं चाहूँ तो आपको प्रोवाइड भी करा सकती हूँ, बट कुछ क्वेश्चन तो वही है ना, ये आप कुछ क्वेश्चन अपने आप ही प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको भी चीज़ें समझ में, आप अपना खुद का भी वैल्यूएशन कर सके। यही हमारा लक्ष्य होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा जाए, प्लीज़ उसके लिए कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं रिटन में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का ही हैंड रिटन मेरे पास अवेलेबल है। कभी टाइम आएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने खुद अपना नोट्स अपने आप ही बना रखा है। तो प्लीज़ आप खुद सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। हाँ, जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं नहीं होता तो बताइए कमेंट के माध्यम से, आपको क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन के आंसर। तो जैसा भी आप चाहते हैं, जो भी आपका माइंड सेटअप है, जो भी आपको सही लगता है, प्लीज़ राय देंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी ना। तो प्लीज़ राय दीजिए अपनी, और बताइए कि क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आप देखते होंगे थोड़ा फास्ट भी पढ़ाती हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाए, जिससे कि हम आगे बढ़ें। फिर भी जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्या करें फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बुक रीड करते हैं हम, और बुक तो आप अपनी मर्ज़ी से तो चाहूँ तो मैं ये भी छोड़ दूँ, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है ना उसका। हम पढ़ ही सब कुछ रहे हैं तो क्यों ना है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। चलिए, ये तो हमने इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर्स। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, जब भी क्वेश्चन आंसर्स की बात हमने की, अगर आपसे क्वेश्चन के सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाते, क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो पाता, तो कमेंट करके बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ बट अपनी राय अवश्य दिया करिए। धन्यवाद।